हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुटुंब क्लासेस बाय डॉक्टर रितु गुप्ता। और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज क्लास 11। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल एंटरप्राइजेस को। अब इस चैप्टर में हम स्टडीज करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज विच हेल्प अस टू रन आवर बिजनेस स्मूथली, राइट। तो बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग क्या है? बिजनेस सर्विसेज सारी वो सर्विसेज हैं जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए हेल्प करती हैं। अगर आपको याद हो, चैप्टर 1 के अंदर हमने एक वर्ड किया था, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, है ना। तो वही जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं वो हम डिटेल में करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके अंदर? वो होगा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, सब जो मैंने आपको चैप्टर 1 में आपको बताया था उन सभी को हम बिजनेस सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं। अब किसी भी बिजनेस में अगर बैंकिंग का सपोर्ट ना हो या इंश्योरेंस ना हो या ट्रांसपोर्ट ही नहीं है मेरे पास अपने प्रोडक्ट्स को इधर से उधर मूव करने के लिए, तो हाउ कुड आई इमेजिन जो मैंने प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो कैसे पहुंचेंगी? तो बिजनेस सर्विसेज एक ऐसा इनएविटेबल या फिर एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है जिसके बिना वी कांट इमेजिन कि हम बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी सर्विसेज सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है, उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, सर्विसेज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि सर्विसेज और अच्छे से काम करें ताकि हम अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा सकें। अब अगर मैं नेचर की बात करूं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, तो उसमें सबसे पहला आ जाता है इनकंसिस्टेंसी। मतलब क्या है? कंसिस्टेंट का मतलब है एक जैसा रहना, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि सेम नहीं रह सकती। कैसे सेम नहीं रह सकती? आप बैंक में जाते हो, आप किसी एम्प्लॉय से बात करते हो बैंक के। अब बैंक का एम्प्लॉय किसी एक कस्टमर से तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है और वही बैंक का एम्प्लॉय किसी दूसरे कस्टमर से नाराज होकर या हाइपर होकर बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सर्विसेज का कोई बेंचमार्क, कोई क्वालिटी मार्क कुछ केसेस में नहीं होता कि मैं कहूँ कि हर बार सर्विसेज आपको उतनी ही मिलेगी, बिकॉज यू कांट टच देम, यू कैन ओनली फील देम। ये सब इंटेंजिबल होती हैं। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है इंटेंजिबिलिटी, वो इसी चीज़ को सपोर्ट करता है कि हम ये तो देख सकते हैं कि घर बना हुआ है ना, एक बैंक बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग है, वो सर्विस नहीं है, वो तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट बैंक के अंदर जो बैंकिंग ऑफिशियल का जो बिहेवियर है आपके कस्टमर के साथ, दैट इज द सर्विस। बट वो तो बस फील ही कर सकते हैं ना कि सर्विस अच्छी मिली है कि सर्विस खराब मिली है। उसको तो हम मतलब कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री लेस। इन्वेंट्री लेस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि मैं इसको स्टोर कर नहीं रख सकती हूँ। आज अगर मेरा कोई एक एम्प्लॉई वेकेशन पर है और उसको वो कल आता है, तो क्या मैं उसे ये कह सकती हूँ कि आज आप डबल काम करो क्योंकि आप कल ऑफ पर थे? वो स्टोर नहीं कर सकता ना अपनी इतनी एनर्जी की, क्योंकि मैं कल लीव पर था तो मैंने स्टोर करके आया हूँ और मैं आज दोबारा काम करूँगा। या मेरा कोई एक ट्रक आज खाली है, मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करती हूँ और वो ट्रक को आज कोई टूर नहीं मिला, तो कल वो ट्रक डबल टूर कर लेगा। ट्रक तो सिंगल ही है, उसकी कैपेसिटी उतनी है, तो हम उसको इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक करके नहीं रख सकते सर्विसेज को, ठीक है। इनसेपरेबिलिटी, अलग अलग नहीं किया जा सकता सर्विस को उस पर्सन से या जो भी उस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। लाइक बैंक है तो बैंकिंग सर्विसेज बैंक ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, यू कांट सेपरेट देम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि हम कभी कभी एक फैक्ट्री का यूज तो दो पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर सकते हैं, बट इंश्योरेंस सर्विसेज मेंट फॉर अ पर्पस कैन बी यूज फॉर दैट पर्पस ओनली, दे कुड नॉट बी सेपरेटेड, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, राइट। इन्वॉल्वमेंट और द कस्टमर पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ये। अब सर्विस का बेनिफिट तभी है जब आपका कस्टमर उसको लेना पसंद करेगा, राइट। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कोई प्रोडक्ट कस्टमर लेकर जाए तो उसके लिए कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। आप चाहते हो कि आपका स्टूडेंट आपसे आपकी टीचिंग सर्विसेज ले तो उसके लिए स्टूडेंट का इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ही फेमस कोटेशन भी है कि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। सिंपल सी बात है। सर्विस सेक्टर के अंदर जब तक कस्टमर का इंटरेस्ट नहीं होगा आपकी सर्विसेज लेने के लिए, आप अपनी सर्विसेज का
कोई यूज़ नहीं ले सकते। आप म्यूचुअल फंड सेल करना चाहते हो बट कस्टमर आपसे नहीं खरीदना चाहता, आप LIC सेल करना चाहते हो बट कस्टमर आपसे खरीदना, तो कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट एटमोस्ट रिक्वायर्ड है। वो कैसे क्रिएट करेंगे, यही इसके अंदर की होती है, यानी कि यही इसके अंदर मेन पॉइंट होता है। आगे अगर हम चलें डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज को समझने के लिए, तो सबसे पहले आ जाती है आपकी बैंकिंग, जिसे हम फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं, और अब इस चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल में हम टाइप्स ऑफ बैंक वगैरह सब समझेंगे। बैंकिंग, जहाँ पर आपकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, आप वहाँ पर अपने एक्स्ट्रा पैसे सरप्लस डिपॉजिट भी करा सकते हो और वहाँ से लोन भी ले सकते हो। किस लिए? एसेट्स को परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, ठीक है, डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको कौन देगा? बैंक देगा। नेक्स्ट इज द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सर्विसेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिस्क। अगर आपको किसी भी तरीके से थेफ्ट का रिस्क है, आपको फायर का रिस्क है, आपको एक्सीडेंट्स का रिस्क है, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन की ड्यूरेशन में लीकेज रिस्क है, मतलब क्योंकि आप केमिकल है वो आपका इवेपोरेट हो सकता है, इस टाइप के डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द इंश्योरेंस कंपनीज, और आप वो सर्विसेज लेकर अपने उस रिस्क को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज, बिकॉज आपने जो प्रोडक्ट्स बना ली हैं, ना तो रॉ मटेरियल आप तक आ पाएगा और ना ही आप फिनिश गुड्स को अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाएंगे अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं होंगी तो। देन वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचेंगी कहाँ पर? अगर तो रिटेल आउटलेट है तो डायरेक्ट रिटेल आउटलेट में, अगर नहीं तो वेयर हाउस तक आपको पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज चाहिए। और उसके बाद वेयर हाउस क्या करेगा? उन प्रोडक्ट्स को उनकी ओरिजिनल स्टेट में मेंटेन करके रखेगा। अगर वो पेरिशेबल गुड्स हैं तो आप रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसेज यूज करेंगे, राइट? तो वहाँ पर वेयर हाउसिंग सर्विसेज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर्विसेज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। आप ये चाहते हैं कि मेरी जो सर्विसेज हैं, आपने BPO सेक्टर के बारे में बहुत सुना होगा, वो सब क्या करते हैं? वो सब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अपने कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, अपने सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, जिनसे भी आपको कम्युनिकेट करना है। व्हाट इज द वे? द कम्युनिकेशन इज द ओनली वे। मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ थ्रू द कम्युनिकेशन सर्विस ओनली। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरी बिजनेस, राइट? एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सर्विस दैट इज बैंकिंग। तो बैंकिंग को प्रोवाइड करने के लिए सबसे मेन जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं हमारे बैंक्स। हमें 1 to 1 अब आगे जितनी भी सर्विसेज हमने डिस्कस करी हैं उनकी डिटेल डिस्कशन चलेगी। तो व्हाट इज अ बैंक? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका मेजर जो फंक्शन होता है वो होता है आपसे डिपॉजिट्स को लेना और उन डिपॉजिट्स को आगे सर्कुलेट करना इन द फॉर्म ऑफ लोन और एडवांसेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। बैंक को भी प्रॉफिट कैसे मिलेंगे? वो आपको डिपॉजिट पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, जैसे आपको उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 4%, ठीक है। अब जो वो आगे लोन देंगे उसके ऊपर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करेंगे। उस पर सपोज उन्होंने लिया 6%, आपको दिया 4, लिया 6, बीच में बचा 2%। उस 2% में से वो अपने एक्सपेंसेस निकाल कर अपने लिए कुछ प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। ये बैंकिंग का पूरा सिस्टम चलता है ऐसे। अब जो बैंक हैं वो सिर्फ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और गिविंग लोन्स में नहीं रहते, बैंकिंग के कुछ और फंक्शंस में हैं जिन्हें जनरली क्रॉस बैंकिंग बोलते हैं। अब उसमें क्या क्या आ जाते हैं? क्रेडिट क्रिएशन करना, म्यूचुअल फंड करना, इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करना। बैंक सभी काम में इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि बैंक को सिर्फ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और गिविंग लोन से इतने प्रॉफिट्स नहीं होते जितना इन अदर सर्विसेज से भी हो जाते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं एज पर द इंडियन बैंकिंग एक्ट, तो बैंकिंग कंपनी इज वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग which means accepting the purpose of lending or investment of deposit of money, जिसका मतलब है एक्सेप्ट करना किस पर्पस के लिए? लैंडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फ्रॉम द पब्लिक से इकट्ठा करते हैं। रीपेबल, मैंने अपने पैसे डिपॉजिट कराए, मैं कभी भी जाऊंगी। रीपेबल ऑन डिमांड, मैं कहूँगी मैंने चेक भर कर दिया कि मुझे ये मेरे पैसे 10 लाख में से 5 लाख वापस चाहिए, अभी चाहिए विड्रॉ करने, आई कैन विड्रॉ। और अदरवाइज विड्रॉल विद चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर, अदरवाइज किसी भी तरीके से ATM से आप निकालिए, चेक से निकालिए, ड्राफ्ट से निकालिए, नेट बैंकिंग से निकालिए,
NEFT कीजिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आज की डेट में अवेलेबल है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। सारी डिजिटल जो पेमेंट्स अभी अवेलेबल है वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ बैंक्स की बात करूं, काफ़ी कैटेगरीज हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहली सबसे इजी कैटेगरी जो आती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जिसमें 3 ही आएंगे, एक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव। अब पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से तो आई डोंट थिंक वी गेट कंफ्यूज, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने पूरा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को समझ लिया है। तो उसी के बेस पर अगर मैं पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन करूंगी तो बिल्कुल क्लियर है कि जहां 51% आपकी गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है इन द शेयर होल्डिंग ऑफ अ बैंक, वो बैंक होगा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक। गवर्नमेंट ही उसे कंट्रोल करती है। और इंडिया के अंदर 1969 में 14 बैंक्स थे जिनको नेशनलाइज किया गया, बट धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ा। 1980 में 6 और ऐड कर दिए गए तो 20 हो गए, बट फिर एक बैंक को हटा दिया गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को, फिर IDBI को ले लिया गया तो 20 हो गए। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहा। बट अब आफ्टर 2014 गवर्नमेंट का मिशन है कि हम कम से कम पब्लिक सेक्टर बैंक्स रखेंगे बट एफिशिएंटली रन करेंगे। तो वो मर्जिंग कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट बैंक की जितने भी उनकी सिस्टर ब्रांचेस थी उन सबको उन्होंने एक ही बैंक में मर्ज कर दिया, जिसका नाम दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, सब मिलकर क्या बन गए, एक अकेला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आज करंट डेट में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक काम कर रहे हैं, 12, और ये धीरे धीरे नंबर कम होकर 5 पर आने वाला है एज पर द गवर्नमेंट मैंडेट, जो गवर्नमेंट का मिशन है। ये टॉप 12 बैंक हैं एज पर देयर कैपिटलाइजेशन। SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑल दीज बैंक्स आर नोन टू बी एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का मिनिमम 51% शेयर वहाँ पर है। इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ माने जाते हैं। और सभी बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर मैं इसी के ऑपोजिट दूसरी तरफ चली जाऊं तो वो होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक, जहां मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग किसकी होगी, या तो किसी प्राइवेट कंपनी की होगी या फिर प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की होगी, राइट। अब इसके अंदर बहुत सारे नाम्स हैं। अगर आप पॉपुलर नेम्स टॉप 20 बैंक्स में जाएं, HDFC, कोटक महिंद्रा, ICICI, IDBI, एक्सिस बैंक, येस बैंक, ये पहले IDBI एक्सिस ये पहले कभी पब्लिक सेक्टर हुआ करते थे, अब ये प्राइवेट सेक्टर बैंक बन चुके हैं। इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, a number of banks are there, but these are the top 20 private banks which are running our nation for the growth, which are running our nation for the growth and prosperity by circulating the money। पैसा लेते हैं और फिर उसको बिजनेसेस को उनकी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से वो हमारे नेशन की ग्रोथ को रन करते हैं सारे के सारे बैंक्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। अब इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है कोऑपरेटिव बैंक। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी समझा, क्या था वो, जहाँ हमें ज़रूरत थी सीड्स की हमने एग्रीकल्चर सोसाइटी बनाई, हमें ज़रूरत थी मनी की हमने क्रेडिट सोसाइटी बनाई। तो अब अगर मनी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लेवल बड़ा है, थोड़ा सा आपका कॉर्पस इकट्ठा अमाउंट बड़ा है, तो आप उसे कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म दे देते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक आर दोज बैंक विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही बना रहे हैं इसे, बट इतना बड़ा नहीं है कि वो प्राइवेट बैंक बन सकता है। और क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन किसी न किसी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के थ्रू, सोसाइटी एक्ट के थ्रू हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे रेगुलेट करेगा। उसके मेंबर्स को ही पहले लोन दिया जाता है, जिन लोगों ने मिलकर बैंक बनाया है पहले उनको कंसेशनल रेट पे लोन दिया जाता है। डेफिनेटली बाहर के लोग भी लेते हैं, तभी तो उस बैंक को प्रॉफिट होगा और वो मेंबर्स को कुछ बेनिफिट कर पाएंगे, बट पहले उनको राइट होता है। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर्स को हेल्प करना, जिनके लिए हमने ये बैंक इस्टेब्लिश किया है। आज की डेट में अगर मैं देखूं तो टॉप 5 बैंक्स हमारे कोऑपरेटिव इंडिया में कौन कौन से होंगे, कॉस्मोस बैंक है, NKGSB बैंक है, द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जनता सहकारी बैंक है। ये सभी जो बैंक्स हैं ये आज की डेट में टॉप पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्रस्ट जीता है सोसाइटी का, वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं और एक अच्छे तरीके से
क्रेडिट की प्रॉब्लम को स्मॉल स्केल पर सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ बैंक की, तो वो बनेगी एज पर द फंक्शंस। अभी हमने किया एज पर द ऑनरशिप। उस कैटेगरी में हमें स्टडी करना होगा कमर्शियल बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, एग्रीकल्चर बैंक्स। इंडस्ट्रियल बैंक इंडस्ट्री को हेल्प करेंगे, एग्रीकल्चर बैंक एग्रीकल्चर को हेल्प करेंगे, कमर्शियल बैंक हमारे जैसे नॉर्मल पब्लिक को हेल्प करेंगे। रीजनल बैंक्स प्रॉपर रीजन स्पेसिफिक होते हैं, उस रीजन की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। और दूसरे बैंक्स एपेक्स बैंक्स होते हैं जो मेन बैंक हैं, जिसमें एक्सिम बैंक आपका, आरबीआई सेंट्रल बैंक आ जाता है, नाबार्ड आ जाता है, आईबीआरडी आ जाता है। सभी जो मेन आपकी एपेक्स बॉडी बैंक है जो मेन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं आपके बैंकिंग सिस्टम का, वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे बैंक्स अब हम डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड विद कुटुंब क्लासेस बाय डॉक्टर ऋतु गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टाइप ऑफ बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन।